तीन टॉपिक इसमें पढ़ने हैं अपने को ना। ओशियनिक करंट्स, और एक पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे ना, मुख्य रूप से इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है ना। तो ये तीन पढ़ने हैं, तो आप लिख लो एक बार। ये पेपर था आपका, पानी क्या हो गया? वो इनका होगा ना किसी का। सबने लिख लिया? ये लिख लो, लिखना है अपने को ना सारा। कॉपी नहीं, कहीं भी लिख लो यार। नहीं लिखना अभी लिखो यहीं पर, कहीं भी लिख लो किसी कॉपी में, पेज निकाल के लगा देना उसमें, लिखो। देखो सुनो एक बार, थोड़ा ध्यान दो। अगर हम बात शुरू करते हैं, तो बात शुरू करें ना, तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, अब चाहे बात कर लो चाहे तुम वो कर लो भले ही। अब उनकी तबीयत खराब थी सर की, तो मैं आ गया। तो पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया जो है, बैक करना है क्या? जल्दी लिख दो। पृथ्वी का कुल जो एरिया है, उस कुल एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसमें से 36.11, ये 36.11 लगभग मिलता है आपको, ओशियंस मिलते हैं, जो पृथ्वी के जो है कुल भूभाग का 70.8% के आसपास। और बाकी जो बचेगा वो बचेगा स्थल, जो लगभग लगभग जो है 29.2% के आसपास, ठीक है। तो ये लिखा आपने पहले तो। अब सुनो एक बार, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है, एक बार सुन लो पहले। ये कुल क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से अगर हम बात करते हैं, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से अगर बात करते हैं, तो इसमें से आप देखोगे, तो इसमें से अगर आप देखोगे, तो इसमें से आप देखोगे तो 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर भाग पर, है ना, भाग पर केवल कौन मिलेगा? समुद्र मिलेगा। समुद्र या सागर मिलते हैं, या जल मिलता है, अथवा जल मिलता है, अथवा जल, है ना, जल का विस्तार है, ठीक है। जल का विस्तार मिलेगा लगभग 36.11 करोड़ किलोमीटर के ऊपर। और यह जो 36.11 करोड़ किलोमीटर है ना, यह लगभग 78% के आसपास, 70.8% है। तो ये लगभग 70.8% है, यह कुल स्थल का 70.8%। और जो बच गया कितना बताओ 51 में से? तो 14 पॉइंट कितना बच गया? 89 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया पर, करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, वर्ग क्षेत्रफल पर या भाग पर क्या मिलता है? स्थल, स्थल मिलता है, स्थल है, जो कितना है? जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.2% है। कुल क्षेत्रफल का 29.2% है, 29.2% है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना क्षेत्रफल है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इसमें से बताओ जल कितने परसेंट भाग पर है? 70.8। और स्थल कितने पर है? 29.2। आगे बात समझ में? क्यों 13.89 होगा?
कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, इसमें से ये जल हो गया, ये स्थल हो गया। बनाओ ऐसे चार्ट बना के लिखो, ऐसे ही चार्ट बना के लिखो इसको, ऐसे ही चार्ट बना के लिखो, ऐसे ही चार्ट बना के लिखो। क्लास नहीं है। ठीक है, गिलास में लाना। बताओ लिखा सबने? आ गए सर? आगे आओ इधर। सबने लिख लिया होगा? ये तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मुझे लिखता हुआ नहीं दिखेगा बिना कहे बिना, ठीक है ना? अंग्रेजी हिंदी के कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इंग्लिश वो इंग्लिश हिंदी, हिंदी हिंदी में लिख दूं केवल, चलेगा ना? मतलब इंग्लिश भी लिख दूंगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर अगर नहीं हो तो चला लेना काम। लिख लिया सबने? अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, और दूसरी बात पर आए। क्या हो गया? व्हाट्सएप खुला है रवि का? खुला है। दूसरी बात पर आप आओ और दूसरी बात पर थोड़ा फोकस करो। पृथ्वी पर जो कुल जल है, जो कुल जल है, उस कुल जल की अगर बात करें तो मान लो कि 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। अब इस 100% में भी आप समझो एक बार, टोटल जो वाटर बॉडी है हमारे पास में, कुल या टोटल जो वाटर है, उसमें से 97.25% जो जल है ये खारा है। कैसा है? खारा है, सेलाइन, खारा जल है, सेलाइन वाटर है, सेलाइन वाटर है। बात समझिए। देखो लफड़ा तो ये है ना, लफड़ा तो ये है कि जो कुल जल है उसमें से 97.25% खारा है। इजराइल लक्षद्वीप में भारत के अंदर जो है एक संयंत्र स्थापित करेगा जिसके माध्यम से वह खारे सागरीय जल को किस में कन्वर्ट करेगा? इसका दिखा किसे चट कर रहा था? चैट नहीं कर रहे थे सर, क्या सर आप ऐसे बदनाम कर रहे थे? व्हाट्सएप दिखा, व्हाट्सएप हाँ सर देखो। ये क्या खोल रहा है? व्हाट्सएप थोड़ी है ये, व्हाट्सएप ही है सर। ये दिल किसका बना हुआ है? ओह बेटा, एक मैं बात करता हूं, तू बनकर रुक जावे। आगे नाम लिखा हुआ है, उसके आगे दिल बने हुए हैं। सुधर जा, तेरी बुआ लगती है नंबर बोर्ड पे। क्या? हाँ देख रहे हो इसको तुम? मेरे भाई, काला जादू किस पर होता है? जिसके हार्मोन्स
बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। तेरे हैं हार्मोन सक्रिय, अपने डेड हार्मोन है अपने अपने क्या फर्क पड़ेगा बताओ। मेरे ऊपर तो काला जादू हो रखा है मेरी घरवाली का ना, अब मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा बड़ा हरामी है ना। हाँ मुझे सब मैं राम राम नहीं, तू सुधर जा बेटा सुधर जा। सुन लो इधर 2.75% है ना, 2.75%। धनाधन चैट करने में लगा है, इधर देख। अरे 2.75% जो है ना, ये स्वच्छ जल है, स्वच्छ या मीठा जल है ना, या फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, अब इसका जो है ना, इसको देखते हैं कि अब इसका क्या लफड़ा है। एक बार बनाओ इस चार्ट को, ऐसे ही ऐसे बनाओ। अब इसमें से डिवाइडेशन कर रखे हैं 2.05%। ये आपका कहाँ मिलेगा, इसमें से 2.05%। क्या क्या अब डाउट आने लग गए है बेटा? अभी रुक जा, अब सब करवा दे। निगाह में तो था मेरे पहले से ही है ना। क्या आज पकड़ में आया ना ये? कोई बात नहीं। यह जो है ना 2.05%, यह स्वच्छ जल का 75% है। देखो सुन लो एक बार, इधर ध्यान दो। ये हिमानियों के रूप में है। किसके रूप में है? हिमानियों में। वह और प्रकार की जो बर्फ है, हिमानिया ग्लेशियर्स हैं या फिर किसी प्रकार की बर्फ जो दिखाई देती धरती पर, वो सारी कितना परसेंट है? 2.0, मतलब 100% में से 2.05% ये किसके रूप में है? ये हिमानियों के रूप में। ये तो खारा है, ये हिमानी के रूप में। और ये 2.05% है हिमानी के रूप में। और एक बात और अगर इसकी समझोगे आप, तो ये मानो कि बच कितना गया? 0.7%। यही तो बच गया। इसमें से भी देखो, ये है जिसका हम उपयोग करते हैं, जो पृथ्वी के नीचे भी है, ग्राउंड वाटर भी है, और जो नदियों में भी है, जो मीठे जल की झीलें हैं उनके अंदर भी है। एनसीईआरटी ने भी इसका एक क्लासिफिकेशन दिया है, और एनसीईआरटी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है इसका, वो देखो क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी लिखता है कि ये जल किस प्रकार से है, तो ये जल आपका आएगा इस प्रकार से। और बढ़िया मन लग रहा है ना उसका तो मत बोलो, आज उसका दिन है, समझे? क्योंकि आज वो पकड़ में आया ना, तो आज उसका दिन है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी क्लास 7th में दिया हुआ है ना। काला जादू कर देगी, बच के रहना, है ना। देखो हाँ, तो ऐसे काले जादू बहुत देखे हैं हमारे कॉलेज में, हम करते थे ऐसे जादू, है ना। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी ने अपने हिसाब से इसका दिया है। इसने लिखा है 97.3%, हमने लिखा है 97.25। उसने सीधा थोड़ा लिख दिया ना डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअल में वो 2.25 है ना। ये सैलाइन वाटर है पूरा पूरा। आइस कैप्स के रूप में कितना है? 2%, ठीक है ना। हमने लिखा है कितना? 2.05%। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने ये कोई किताब में है, कोई रिपोर्ट्स उनसे लिखा है, रेफरेंस बुक से लिखा है, ये एनसीईआरटी ने। तो आप दोनों डेटा को क्या कर लेंगे, पढ़ते समय ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो बाकी बच के शेष पानी, उसमें देखो कैसे कैसे है बाकी का डिवाइडेशन। बाकी अगर देखोगे तो 0.68% है ना, वो भूमिगत जल है। 0.68%।
ये है ग्राउंड वाटर है, 0.86 मीटर ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो ये भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है भूमिगत जल, भूमिगत जल है ग्राउंड वाटर। फिर अगर बाकी जो बच गए ना उसमें से 0.2% है ना, वो जल देख लो आप, जितना बचा है ना ये 0.2% में ही सारा आ गया है ना। इनलैंड सी है या फिर आपके साल्ट लेक्स हैं है ना, एटमॉस्फेयर है, रिवर्स है, तो केवल 0.2%, ये केवल 0.2% की जब बात करेगा तो 0.2% में ये सारा आ गया। किस किस में? झीलें है ना, झरने, झरने किस पर? नदियों पर होते हैं ना, नदियाँ आदि में, झीलों में, नदियों में आदि में जो होता है वायुमंडल में है ना, जो आर्द्रता के रूप में हमें दिखता है वायुमंडल में, तो इनमें जो मिलता है ना वो रिवर्स में, लेक्स में और एटमॉस्फेयर में, ये है आपका, ये डिवाइडेशन है जल का। और ये प्रश्न पूछता है, अब आप समझो एक बार, वो ये प्रश्न पूछेगा तो कहां से पूछा उसने? क्लास 7th की एनसीईआरटी। नहीं समझे बात को? कहां से पूछा है? 7th की एनसीईआरटी से पूछा है। ये गलत भी हो जाता है, तो इसलिए इस डिवाइडेशन को बनाओ, पूरा बनाओ, इसको, इस चार्ट को बनाओ, इस चार्ट को बनाओ पूरा। हम्म, 0.02% होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल नमकीन पानी होगा। बताऊंगा बताऊंगा, लिख लिख ले इसको। पासवर्ड बता ना इसके कितने हैं, मैसेज आ लिए होंगे कई। कैसा लग रहा है? आगे आ जाना फिर और अच्छा लगेगा। देख, अनकंफर्टेबल मोबाइल बिना, तो कहीं काला जादू करवाता है, कहीं तेरा डेंजर जोन है। बना लिया? ये कुल मिलाकर के पानी का डिवाइडेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया ना। अब आप थोड़ा सा लिखो, और अब लिखो, लिखो, एक होता है उच्चतादर्शी वक्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व, उच्चतादर्शी वक्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व, उच्चतादर्शी वक्र, उच्चतादर्शी वक्र। लिखा सबने? सुनो, ये क्या है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा, सुनना एक बार, स्थलीय भागों की ऊंचाई, स्थलीय भागों की ऊंचाई, की ऊंचाई व महासागरों की, या व महासागरों की गहराई, महासागरों की गहराई दर्शाने वाला वक्र होता है, वक्र होता है ना। कर्व विच शोज, है ना, कर्व विच
द हाइट ऑफ लैंड एंड डेप्थ ऑफ ओशियंस, इसे कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। और इसको पहली बार किसने बनाया? तो ये इसका जो वो क्या डेवलप किसने किया? डेवलप्ड बाय कोसिनो या कोसिना, इन्होंने इसको विकसित किया, कोसिना द्वारा विकसित। कोसिना द्वारा विकसित। ये हिप्सोमेट्रिक ग्राफ होता है। जैसे ये कोई ग्राफ है और ये दिखाता है ये भाई इतना सागर इतने गहरे हैं, स्तर इतना ऊंचा है, तो एक कर्व होता है एक तरीके से। तो इसको लिखो एक बार, कर्व क्या जो इनकी गहराई को और ऊंचाई को दिखाएगा उसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व बोलते हैं ना। तो लिख दोगे इसमें स्थलीय भागों की ऊंचाई व महासागरों की गहराई दर्शाने वाला वक्र होता है। आप ना सारे लोग मेरी अगर मानो तो सारे लोग ना, आप जितने भी स्टूडेंट हो सब मोबाइल को छोड़ दो। सीरियसली बता रहा हूँ। मैं उस लड़के को देख रहा हूँ कि अभी जैसे मोबाइल उसका लिया है ना, वो बौखला गया कैसे मेरे मोबाइल, सच में अपसेट हो गया वो, सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब लड़कियों को मोबाइल रखना चाहिए, है ना। अरे यार तुम देखो वही बात है, ये क्या बात, लड़के भाई घर वालों को चिंता रहती है ना, फोन आते हैं तो थोड़ा सेफ महसूस करते हैं घर वाले। बाकी अरे तुम गधे हो, गधों की क्या चिंता, गधे हैं जंगल में चर लेंगे ऐसे ही, है ना, तुम्हारी क्या चिंता करनी। इधर इधर आगे आगे आगे, तीनों आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। बैठो बैठो आगे बैठो, सीट रही खाली। देखो हिप्सोमेट्रिक कर्व का एक इमेज में आपको दिखा देता हूं ना। सबने बना लिया, नहीं लिख लिया ना, सबने लिखा होगा। चलो हिप्सोमेट्रिक कर्व किस तरीके का होगा एक बार तुम लोग देख लो। इस तरीके का एक कर्व होता है जो क्या करता है, जो दिखाता है किस चीज को, ये दिखाता है किसको, ये देखो यहां से 0 ले लिया तो हाइट को और डेप्थ को, इन दोनों को दिखाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं, स्थल भागों की औसत ऊंचाई कितनी है और महासागरों की औसत गहराई कितनी है। भाई आप बाहर क्यों खड़े, आगे आ जाओ क्लास में। ठीक है सुन लो एक बार, तो क्या कहोगे, एक हिप्सोमेट्रिक ग्राफ दिखा रहा है स्थल की ऊंचाई और सागर की गहराई। तो सागरों की औसत गहराई कितनी है और स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, दो चीजें लिखते हैं ना। तो सागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर, कितनी है, और महाद्वीपों की या जो स्थल भाग है उसकी ऊंचाई है औसत 840 मीटर। तो आप इसमें लिखो और इसमें लिखो, देखो स्थलीय भागों की औसत ऊंचाई, स्थलीय भागों की
स्थलीय भागों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। एवरेज हाइट ऑफ लैंड एरिया कितनी है? 840 मीटर। बात करने के लिए थोड़ी कहा था, लिखने के लिए कहा था। लिखो। और दूसरी चीज लिखोगे इसमें, और दूसरा लिखोगे आप महासागरों की औसत गहराई। एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियंस। अड़तीस सौ मीटर। लिखा सबने? अब एक वर्ड सुना होगा महासागरों से संबंधित है, सोनार। सुना है सोनार? सोनार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। किसने डेवलप किया? आ गया, खड़ा हो गया। नहीं नहीं, आ गया, आ गया। तुझे पता है ना, तुझे क्या लग रहा था मैं मतलब तेरा मोबाइल लेके वो कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ? इधर आ, इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा। लिखो सोनार। इधर आ गया, सोनार। बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, जल्दी इसमें बैठ जा। सोनार, इसमें लिखो यूएसए के वैज्ञानिकों द्वारा, ये सब महासागरों से संबंधित जानकारियां हैं, समझ रहे हो बात को? बेसिक जानकारियां महासागर वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विकसित यंत्र है। जो जो ध्वनि की गंभीरता के आधार पर महासागरों की गहराई का मापन करता है। महासागरों की गहराई का मापन करता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट
developed by scientists of USA for the measurement of depth of ocean, which works on the basis of साउंड, गंभीरता, क्या बोलते हैं इसको, सेवेरिटी बोलते हैं। ये लिख लो अंग्रेजी वाले, ये है सोनार, ठीक है। बोलना नहीं है कुछ भी। हाँ क्या, हाँ इसका फुल फॉर्म, हाँ उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म है इसके ना, सोनार। सोनार नेविगेशन में ए आता है ना, हाँ नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, सोनार की फुल फॉर्म है इसकी। बताओ सबने लिखा। एक गहराई का, एक सागर के अंदर गहराई का जो मापन करते हैं ना, वो फैदम में करते हैं, फैदम, और एक फैदम में 6 फीट होते हैं। तो कहीं भी साइड में लिख लो, एक फैदम इक्वल टू 6 फीट, 6 फीट, ये लिख लो, कहीं भी लिख लो, जहां पर भी स्पेस है वहीं लिख लो। एक फैदम 6 फीट, और 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, और 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.25 फीट। ये दोनों डेप्थ को लेकर ये ऐसे प्रश्न हो सकता है, एक फैदम में फिट कितना, 6। खैर इतने हल्के नहीं पूछता है ये आपका एनडीए, लेकिन फिर भी अपने क्यों अनसेफ रहे, है कि नहीं, पढ़ ले तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब अपने आ जाते हैं, अब आप लिखो रिलीफ्स ऑफ ओशियन फ्लोर। रिलीफ्स ऑफ ओशियन फ्लोर, रिलीफ्स ऑफ ओशियन फ्लोर, महासागरीय तली के उच्चावच। तली के उच्चावच, महासागरीय तली के उच्चावच। ये ना 4 तरीके से बांटे गए।
इनको 4 तरीके से बांटा गया है। एक होता है, इसको बोलते हैं, पहले सुन लो एक बार, महाद्वीपीय मगन ढाल, मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट होता है। एक होता है महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सुन लो यार, बातें मत करो, दो ही का एक ही काम हो गया, पढ़ाई हो गया, बात होंगी। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मगन ढाल, मगन ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, दूसरा होता है। और तीसरा एक होता है, इसको बोलते हैं महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान, एबिसल प्लेन इसको बोलते हैं, या ओशियनिक प्लेन बोलते हैं, ओशियनिक प्लेन। और एक होते हैं गर्त, महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, ओशियन ट्रेंच, ओशियनिक ट्रेंच। ये 4 तरीके की टोपोग्राफीज होती हैं ओशियन के अंदर। बनाने के लिए किसने कहा है? कौन कह रहा है लिखने में? क्यों लिख रहा है? नहीं लिखना है। सुन लो एक बार, 4 भाग होंगे, क्या क्या होंगे बताओ। एक कौन सा होगा? महाद्वीपीय मगन तट सेल्फ, दूसरा होगा महाद्वीपीय मगन ढाल, दोनों में एक वर्ड जुड़ा है महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल है, फिर महासागरीय मैदान, और फिर महासागरीय गर्त। अब अगर इसको हम देखें महासागर के बेसिन में तो कैसे दिखेंगे? देखो, अगर इनको आप देखोगे डायग्राम के माध्यम से, ये इस तरीके से ये है, और ये जो है हिस्सा ये जो हिस्सा है ये तो स्थल है, इसको तट बोलते हैं। स्थलीय तट है ना, समुद्री तट जिसको बोलते हैं। और यहां से और यहां तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं 1 नंबर महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीप का हिस्सा है जो तट है, जो डूबा हुआ है, तटीय भाग, महाद्वीप का ही किनारा है। एकदम से ढाल बढ़ गया, ढाल दिख रहा है एकदम से, स्लोप, इसको बोलते हैं दूसरा। और ये है महाद्वीपीय मगन ढाल, और ढाल के बाद शुरू होता है महासागर का बेसिन, और ये होते हैं महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान बिल्कुल भी सपाट नहीं है, ये तरंगित हैं, मतलब तरंगे इसके ऊपर दिखाई देती, इस पर बहुत सारे प्लेटू हैं, बहुत सारे पठार हैं। महासागर का बेसिन सपाट नहीं। और ये महासागरीय मैदान हो गया तीसरा। और महासागरीय मैदान में फिर कई स्थलाकृति हैं, बहुत सारी टोपोग्राफीज हैं। और फिर एक ये जो भाग है ये 4 नंबर है, इसको बोलते हैं गर्त। 4 नंबर गर्त है। गर्तों का विकास महाद्वीपों के जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहाँ पर गर्तों का निर्माण होता है। 2 प्लेट थी, आमने सामने आई, ठीक है, कहाँ दिख रही है? इधर देख, 2 प्लेट ऐसे थी, टकराई, एक प्लेट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, वो प्लेट नीचे जाएगी, और वो प्लेट जब इस तरह नीचे जाएगी इस तरीके से फोल्ड होगी वो, और बीच में ये वी शेप जो गड्ढा बनता है इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटों का आमने सामने टकराना, इसको अभिसरण बोलते हैं, प्लेटों का अभिसरण।
कन्वर्जेंस। तो जो कन्वर्जेंस बाउंड्री होती है, उस कन्वर्जेंस बाउंड्री के ऊपर किसका निर्माण होता है? ट्रेंच। दुनिया में ऐसे 57 ट्रेंच हैं। कितने हैं? 57। 57 ट्रेंच, 57 गर्त हैं। और इन 57 गर्तों में से सबसे ज्यादा गर्त प्रशांत महासागर में 32 हैं। प्रशांत महासागर में कितने हैं? 32। दिमाग खराब है क्या? सही है दिमाग? क्यों लिख रहे हैं? तो फिर क्या कर रहे हैं? क्यों लिख रहा है? इसको बनाओ, ये लिखो, फिर डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बनाओ, इसके बाद ये वाला बनाओ, इसको बनाओ। कॉपियां मुड़ी हुई हैं पेज के किनारे, शर्म कर थोड़ी सी। मैं बहुत सही कह रहा हूँ तुझे, ये गलत बात है ये। तेरी कॉपी की ऐसी हालत है तो पहली दूसरी क्लास के बच्चे भी होती है, बहुत सामान्य बात है। बहुत दिन से पढ़ा हुआ था, काम ही नहीं आया, पढ़ा हुआ था ऐसे ही। अरे छोड़ यार, क्यों फालतू, नहीं तो फिर मेरी और बुराई करेगा दो चार जाके बार। तो ये बहुत गलत बात है। पढ़ो, मैं बात बच्चों को बार बार कहता हूँ, मत पढ़ो, मन नहीं है मत पढ़ो। पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ो। सबने बना लिया? अब एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं, है ना, इनकी विशेषताएं लिखते हैं। सबसे चौड़े मगन तट कहाँ पर है, सबसे जो है इनका वो जो स्लोप ग्रेडियंट है वो कितना होता है, कितने एरिया पर फैले हुए हैं, ये सारी चीज़ लिखते हैं ना। तो हेडिंग लिखो 1 नंबर सबसे पहले, और लिखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ।
महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट लिखा। अब सुनो आप, ये जो मगन तट है ना, ये कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर है। सुन लो एक एक करके पहले सारे पॉइंट। कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर है, 8.6% भाग पर ये विस्तृत है ना। कुल महासागरीय जो क्षेत्रफल है उसके कितने भाग पर है? 8.6% भाग पर। सबसे पहली बात, इनकी जो औसत गहराई है, वो एवरेज डेप्थ कितना है? 200 मीटर है। एवरेज जो गहराई है, एवरेज जो डेप्थ है, वो औसत गहराई है इसकी 200 मीटर, 200 मीटर, ये 200 मीटर है। फिर अगर देखोगे तो इनकी जो औसत चौड़ाई है, कितने चौड़े हैं औसत रूप से? तो इनकी जो औसत चौड़ाई आएगी वो औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। और सबसे चौड़े जो मिलते हैं ना, वो सबसे चौड़े मिलते हैं आर्कटिक महासागर में, ठीक है। और इनका जो स्लोप है, या इनकी जो ढाल प्रवणता है, वो ढाल प्रवणता या स्लोप ग्रेडियंट की जब बात करेंगे तो इसकी स्लोप ग्रेडियंट ये जो मिलता है ना, वो 1 डिग्री के आसपास मिलता है। 1 डिग्री से लगभग 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री के आसपास मिलता है। और अगर बात करोगे आप तो ये ढाल प्रवणता इसकी कितनी मिलेगी? इसकी जो एवरेज विड्थ है, औसत चौड़ाई, औसत गहराई तो ये हो गई, इसकी औसत चौड़ाई की अगर बात करेगा तो औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर। एवरेज विड्थ जो आएगी, वो एवरेज विड्थ कितनी आएगी? तो ये विड्थ आ जाएगी कितनी इसकी? तो ये आ जाएगी कितनी? 80 किलोमीटर है। और मैक्सिमम अगर बात करेगा, औसत चौड़ाई तो इसकी ये है, अगर मैक्सिमम अधिकतम जो आएगी, वो अधिकतम चौड़ाई कहाँ पर आएगी? आर्कटिक महासागर में। मतलब अगर पूछे कि दुनिया में सबसे चौड़े मगन तट कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर आएंगे? आर्कटिक महासागर। तो अधिकतम जो चौड़ाई है, वो अधिकतम चौड़ाई कहाँ पर आती है? तो मैक्सिमम विड्थ जो आती है ना, वो मैक्सिमम कहाँ पर आती है? मैक्सिमम विड्थ आएगी आपकी, और ये आ जाएगी किस में? ये आर्कटिक ओशियन में आएगी, आर्कटिक महासागर में आएगी। और ये जो आर्कटिक महासागर में इसकी जो चौड़ाई है अधिकतम, वो 1500 किलोमीटर तक मिलती है। कितनी मिलती है? 1500। उत्तरी ध्रुव पर जो है ये महासागर है, जो साइबेरिया का क्षेत्र है, जो कनाडा का क्षेत्र है, तो आप समझ पा रहे हो ना, कनाडा का क्षेत्र है, ये हिस्सा जो है, ये औसत चौड़ाई बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं ये। तो मैक्सिमम यहाँ पर, मिनिमम कहाँ पर है? चिली दिखेगा यहाँ पर सबसे कम है, और सुमात्रा यहाँ पर भी इनकी चौड़ाई सबसे कम मिलती। तो आप कहेंगे कि ये तो मैक्सिमम हो गई। अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ पर है? तो मिनिमम कहाँ पर आएगी? तो न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पर आएगी? न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पर है? न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ कहाँ पर है? मिनिमम विड्थ कहाँ पर है? तो ये मिनिमम विड्थ कहाँ पर आएगी? तो ये आएगी आपकी कहाँ पर? चिली तट के पास में ना, चिली व सुमात्रा कोस्ट, सुमात्रा तट के पास। और भारत के संदर्भ में अगर बात करता है तो भारत के संदर्भ में पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट, जहाँ पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर है, इनमें चौड़े कौन मिलेंगे? इनमें चौड़े मिलेंगे पश्चिमी तट। तुम्हें लग रहा होगा कि पूर्वी तट मिलने चाहिए, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पर डेल्टा बहुत होता है, लेकिन पश्चिमी तट है, क्योंकि पश्चिमी तट आपको बताया था कि इसमें से टूट करके भ्रंश बन गया था, और जब पश्चिमी घाट टूटकर भ्रंश बना तो उसने चौड़ाई बहुत ज़्यादा मगन तट की बढ़ा दी थी, इसलिए पश्चिमी तट भारत के चौड़े। इसके अलावा जो तट, ये मगन तट हैं, इन मगन तटों के ऊपर नदी जाती है, और नदी जाकर के अवसाद का क्या करती है? तटों के ऊपर जमाव, और तटों के ऊपर नदियाँ अवसादों का जमाव करती हैं, तो इसी वजह से इनमें जीवाश्म खनिज मिलेंगे, फॉसिल मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जितने भी फॉसिल मिनरल्स होंगे वो सब किस पर मिलेंगे? मगन तटों पर मिलेंगे। इसकी गहराई, औसत गहराई
200 मीटर होती है, और ये फोटिक जोन होता है, प्रकाशिक जोन होता है, और प्रकाश इसके अंदर 200 मीटर तक प्रवेश करता है, और प्रकाश जहाँ तक प्रवेश करेगा वहाँ तक ही फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहाँ पर ही जीव वो क्या करेंगे, शैवाल या एल्गी होते हैं, वो क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, और जहाँ भोजन होगा वहीं पर मछलियाँ होंगी। और जो मछली पालन के क्षेत्र होते हैं समुद्रों के अंदर, जहाँ पर मछलियाँ बहुत बड़े लेवल पर मिलती हैं, उनको बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक। तो जो मछली पालन के क्षेत्र होते हैं, बैंक जिनको बोला जाता है, वो बैंक भी कहाँ पर पाए जाते हैं? मगन तटों पर पाए जाते हैं। तो फॉसिल मिनरल्स मगन तट पर, है ना। अब देखो, नदी जब जाएगी तो नदी क्या करेगी, उस मगन तट के ऊपर कटाव कर देगी, अपर्दन कर देगी, इरोजन कर देगी, और कटाव करके वी शेप वैली बनाती है, उसको हम गोर्ज बोलते हैं। और गोर्ज का ही एक रूप क्या कहलाता है? कैनियन कहलाते हैं। तो अंतः सागरीय कैनियन, सबमरीन कैनियंस, ये भी कहाँ पर पाई जाती हैं? मगन तटों पर पाई जाती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? प्रश्न ऐसा आया कि प्रश्न ऐसा आया कि अंतः सागरीय कैनियन कोमा मत्स्य पालन के क्षेत्र बैंक, ठीक है, फॉसिल मिनरल्स जीवाश्म खनिज, किस महासागरीय भाग की विशेषता है? मगन तट की विशेषता है। आ गई बात समझ में? तो एक काम करो, एक बार इतना लिखो, फिर बाकी चीजें भी लिख देते हैं। लिखा? क्या हो गया? मैसेज आ रहे हैं दनादन, मैसेज आ रहे हैं।
अटलांटिक की तरफ, अटलांटिक ओशियन की तरफ नहीं, पैसिफिक। हाँ पैसिफिक। क्या हो गया? चिली मतलब ये प्रशांत महासागर की तरफ जो तट है चिली का, ये वाला। इसका मैं समझाऊंगा क्या कारण है अभी। हाँ लिखो लिखो इसको, बोलना मत, प्रश्न मत पूछ तो मेरे से। आज तू प्रश्न, आज प्रश्न पूछने वाला हो गया तू है। आज प्रश्न पूछने याद आ गए हैं। लिखता रहे जो बता दिया हो। ये कौन फेंकता है? ये मुझे ये बनानी नहीं आई बचपन में ना, सही जाती है ना ये। देखो ध्यान दो एक बार, सुन लो। देखो इसने क्या कहा है कि देखो सबसे ज्यादा चौड़ाई, सुन लो एक बार, मैक्सिमम चौड़ाई कहां पर है, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित कहां हुए हैं? अटलांटिक में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मान लो कि ये, मान लो कि जैसे 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैले, कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो हालांकि डेवलप तो सबसे ज्यादा चौड़ाई तो आर्कटिक में है, लेकिन 1 करोड़ में से केवल 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर किस में मिलते हैं? अटलांटिक ओशन में मिलते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे पॉइंट? सबसे ज्यादा इनका विकास अटलांटिक में हुआ है, लेकिन सर्वाधिक चौड़ाई जो है वो कहां पर मिलती है? आर्कटिक में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और लिखो इसमें आगे। हाँ इसमें अगला पॉइंट लिखो, यहां बैंकों का विकास हुआ है। बैंक ब्रैकेट में मछली पालन के क्षेत्र, फिशिंग रीजन्स का विकास हुआ है। यहां मछली पालन के, यहां बैंकों का विकास हुआ है, ठीक है। हो गया सबका? अब नोट करके लिखो। हाँ बताओ बताओ। नहीं, आर्कटिक ओशन छोटा है ना, नहीं समझी बात? छोटा है, आर्कटिक ओशियन छोटा है, तो उसमें मगन तट का एरिया कम होगा, नहीं समझी बात? भाई जो छोटा है तो उसमें एरिया कम है, अटलांटिक बड़ा बहुत है तो उसका एरिया क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? नहीं समझी? नहीं समझी? मैप में बताने की बात है ही नहीं। कैसे बताऊं? एग्जाम फील नहीं आ रहा। अच्छा कैसे समझाऊं मैं? मेरे तो समझ में नहीं आया। चुप रहे तू, बोलना नहीं है तुझे, नहीं बोलना है, बता दिया तो चुप रहे। कैसे समझाऊं? चलो तुम लोग इस पर विचार करके देखना, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। विचार करने के बाद नहीं बैठे तो फिर एक बार फिर वापस चर्चा करना है इस बात की, ठीक है। तुम्हें आ जाएगा समझ में, तुम सोच के देखो एक बार। तुम सोच नहीं रहे हो सही ढंग से, इसका मतलब तुम कभी भी गोली खा सकते हो फौज में, है ना। इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, इतनी देर में समझ जाने चाहिए थे आप लोग। हाँ हाँ समुद्र के साथ, मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हो 1500 किलोमीटर इंटू 1500 किलोमीटर एरिया उसका ज्यादा हो गया, यही कहना चाहते हो ना। और इसका ये 80 किलोमीटर इंटू 80 किलोमीटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण आर्कटिक ओशियन के अंदर 1500 किलोमीटर चौड़े हैं। वो किसी स्थान पर ऐसी जगह है पर्टिकुलर जहां उसकी चौड़ाई अधिकतम मिली 1500। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और अटलांटिक का मतलब ये नहीं कि अटलांटिक में केवल 80 किलोमीटर चौड़े हैं। अटलांटिक के कुछ तट ऐसे भी होंगे जो 1000 किलोमीटर लंबे होंगे, मगन तट। तो सबसे ज्यादा इनका एरिया जो है वो मगन तटों का सर्वाधिक एरिया आएगा किसमें? अटलांटिक। जबकि सबसे चौड़ा तट कहां पर देखा गया है? आर्कटिक में देखा गया। ये प्रश्न है। हाँ पर्टिकुलर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर ये कितना मिलता है? 1500 मिलता है। संपूर्ण आर्कटिक ओशियन में चारों तरफ 1500 किलोमीटर चौड़े नहीं है।
ठीक है, चलो तो एक ये लिख लो, फिर लिख दो एक अंतः सागरीय कैनियन का विकास भी। अच्छा, अंतः सागरीय कैनियन नीचे मिलती है, मगन तट पर मिलती है, सॉरी मगन ढाल में मिलती है ना, मगन ढाल में मिलती है। नोट करके लिखो, एक नोट करो, अंतः सागरीय कैनियन ढाल पर मिलेंगे ना, नोट करो, लिखो, नोट करके लिख दो। भारत के पूर्वी तट की तुलना में, पूर्वी मगन तट की तुलना में पूर्वी मगन तट की तुलना में, भारत के पूर्वी मगन तट की तुलना में पश्चिमी मगन तट, पश्चिमी मगन तट अधिक चौड़े हैं, चौड़े। ये स्पेशल बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पश्चिमी घाट का एक किनारा अवतलित हुआ है, एक किनारा अरब सागर में, अरब सागर में भ्रंश के कारण, फॉल्ट के कारण अवतलित हो गया, अवतलित हुआ है। इंडियाज वेस्टर्न continental slope found wide compared to continental shelf compared to eastern continental shelf because the Western Ghat, because the Western Ghat खड़ा आ गया, कैप वाला इधर आगे आगे, कैप वाला लड़का, नहीं नहीं तू नहीं, नहीं नहीं तेरे पीछे, हाँ तेरा एडमिशन इसी बैच में है क्या? इस बैच का नहीं है ना वो, मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझ के बैठाया तुझे, मेरे कोई बात नहीं, वो पढ़ने का मन है उसका, बात क्यों कर रहे हैं? मैं जानबूझ के बैठा लिया था मैंने, और फिर भी तू बात कर रहा है, बात नहीं करनी, ये बहुत बिगड़े हुए हैं ये, समझ रहे तू? तुझे नहीं पता है, बहुत बेच के खा जाए किसी को भी ये। Self because the Western Ghat is submerged because the Western, नहीं यार सही नहीं बैठी इंग्लिश इसकी तो, because the western part of Western Ghat submerged by the faulting, भ्रंशन के कारण सबमर्ज हो गया, अवतलित हो गया, इस वजह से ऐसा होता है। सबमर्ज मतलब टूट करके नीचे चला जाना। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो,
दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो पूर्वी तट चौड़े हैं, एक बार समझना, एक बार पूर्वी तट चौड़े हैं। देखो पूर्वी तट चौड़े हैं, पश्चिमी तट संकरे हैं, लेकिन पश्चिमी मगन तट चौड़े हैं, पूर्वी मगन तट संकरे। हो गया अपोजिट, है ना। देख सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह बोला सीता किसका बाप था। मैं ये तट तट जब पढ़े तो ये तट पढ़ाए थे आपको कि यहाँ नदियां एस्चुरी बनाती, यहाँ नदियां डेल्टा बनाती। और अब ये बता रहा हूं तो इसमें बताया कि यहाँ पर ये पश्चिमी घाट टूटकर नीचे चला गया, जिससे इसकी चौड़ाई क्या हुई, ज्यादा हो। ये पैसे क्यों, और मैंने वहां लिखा भी है, ध्यान कहाँ रहता है तेरा। और मैंने तुझे समझा रखा है, यहाँ बैठा कर सामने, पता नहीं क्या सोचती रहती है बैठे बैठे। चलो लिख लिया क्या, हाँ लिखना इसको, लिखो इसको, लिखो लिखो, लिख लिया सबने। चलो अब आप लिखो अगली हेडिंग और लिखो कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, आ गई, आ गई बाबूजी, भाई साहब आ गए क्या। अरे छोड़ो यार कोई बात नहीं। देखो इनकी लिखो औसत गहराई, लिखो लिखो औसत गहराई, एवरेज डेप्थ। औसत गहराई लिखो 200 से 3000 मीटर, 200 से 3000 मीटर, ये लिखो। ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट, बावड़े हैं इनमें दिमाग इतना होता तो ये क्या कहूं, बस छोड़ो। लिख लिया। अब चलो एक काम करते हैं, इसमें लिखो इसका एरिया कितना है ना, तो लिखो कुल महासागरीय क्षेत्रफल का, कुल महासागरीय क्षेत्रफल का 8.5% है, 8.5% है, 8.5%, 8.5% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनका विस्तार मिलता है अटलांटिक महासागर में। सर्वाधिक जो विस्तार है इनका, सर्वाधिक विस्तार मिलता है अटलांटिक महासागर। मैक्सिमम एक्सटेंशन फाउंड इन अटलांटिक महासागर में। सर्वाधिक जो विस्तार मिलेगा वो अटलांटिक महासागर में मिलेगा। सर्वाधिक जो विस्तार मिलता है वो अटलांटिक महासागर में मिलता है।
सर्वाधिक विस्तार मिलेगा अटलांटिक महासागर में। हो गया, मैक्सिमम ये मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। क्लियर है सभी का? एनी डाउट? अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम इसका बढ़िया सा, ठीक है? चलो अब तुम लोग इसका डायग्राम देखो। ये आ गया इसका डायग्राम। देखो ये जो होते हैं तुम्हारे देखो इसमें ध्यान दो, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, एक बार ध्यान दो, सुनो एक बार। देखो ये है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ जाओगे। ये हमारा मान लो तट है जहाँ घूमने जाते हैं अपने, खड़े होते हैं ना, घूमने जाते हैं ना ऐसे लोग कोस्ट के ऊपर। फिर इसके बाद में यहाँ से शुरू हो गई, ये इसको बोलते हैं क्या, तो ये होगी तुम्हारी सेल्फ, है ना, ये सेल्फ को दिखाता है। और फिर ये जो है ना स्लोप आ गया, तो ये तो हो गई सेल्फ, हो गई सेल्फ हो गई। ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया। और ये एबिसल प्लेन, इसको ये जो है तुम्हारा देखो, यहाँ से आप देखोगे तो ये जो है इसको बोल दिया आपने प्लेन बोल दिया, इसको एबिसल प्लेन बोल दिया, एबिसल प्लेन हो गया, महासागरीय मैदान हो गया। ये ऊपर की तरफ जो पानी से बाहर निकल जाते हैं, पानी से बाहर निकला हुआ है ना, तो पानी से बाहर ये आइलैंड हो गया, वोल्केनिक आइलैंड होते बेसिकली होते हैं, वोल्केनिक है। जैसे अंडमान निकोबार में वोल्केनिक की बजाय कैसे हैं, तो वो दूसरे हैं, माउंटेन से फोल्डेड है ना, तो ये वोल्केनिक आइलैंड हो गए, आइलैंड हो गए। और जब बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड के ग्रुप होता है पूरा, तो उसको वोल्केनिक आर्क बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इसको बोलते हैं ट्रेंच, तो ये आपका हो गया ट्रेंच, या फिर क्या हो गया, गर्त हो गया, ट्रेंच या फिर गर्त हो गया, ठीक है, ऐसा होता है। ये है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल, जो नीचे की रिलीफ हैं वो ये हैं कॉन्टिनेंटल रिलीफ्स, जिनको अपने बोल रहे थे। और देखो और आते हैं, और अगर आए अपने इस पर, इसमें जब आप आओगे तो यहाँ पर जब आप आओगे तो इसमें देखो आप, ये देखो, ये तो तुम्हारा हो गया बेटा, ये तो स्लोप हो गया, ये तो
सॉरी, ये तो सेल्फ हो गया, सेल्फ है ना, 1 डिग्री स्लोप था इसका ना, स्लोप ग्रेडियंट कितना था, 1 डिग्री। तो ये तो यहाँ तो हो गया कोस्ट, ये कटाफटा तट होता है ना, कटाफटा होता है तट, तो ये तो हो गया सेल्फ। और सेल्फ के बाद में ये आ गया तुम्हारा क्या, अब नदी जब यहाँ से बहती हुई आएगी ये पानी, तो नदी क्या करेगी, इस तरीके गहरा कटाव कर देगी, और ये होता है कौन सा, ये स्लोप होता है, और इसको बोलते हैं सबमरीन कैनियन। आया कुछ समझ में? नहीं आया समझ में? ये समझ में आया होगा आपको ना, जोर्ज नहीं होता है, गोर्ज होता है वो। सुधर जा बेटा, सुधर जा, टारगेट पे आ गया अब तू, बस चुप रहे, अब ज्यादा मत बोल। मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी वो नहीं करता हूं। आज एकदम से इसके ज्ञान पटल खुल गए, क्वेश्चन पूछ रहा है आज, है ना। और ये स्लोप है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं क्या, सबमरीन कैनियन, सबमरीन कैनियन है ये, ठीक है। और देखो इसके अंदर और ढंग से देख लो, अगर आप देखना चाहते हो तो, और देख लो अच्छे से, कैनियन सामने से, ऐसे कैनियन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया क्या, सेल्फ, ये स्लोप, और ये आगे प्लेन, और इसके ऊपर नदियां जो यहाँ से आ रही हैं, इन्होंने क्या बना दी, तुम्हारी कैनियन बना दी, ठीक है। अब अपने लिखते हैं एबिसल प्लेन, ठीक है ना। अब अपने लिखते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेन, या आ जाओ, कॉन्टिनेंटल प्लेन या फिर एबिसल प्लेन लिखते हैं, आ गए। नहीं पूछना, बता तो दिया, नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन बोलना ही नहीं तुझे, बस क्लास में बैठा रहे। अगला लिखो, और अगला लिखो आप, सागरीय मैदान, सागरीय मैदान, सागरीय मैदान, ओशियनिक प्लेन। देखो मैंने अपने नोट्स कितने बढ़िया साफ साफ बना रखे हैं। तुम क्या नोट्स बनाते हो तुम लोग? इसलिए लिखे हैं, रुक जाओ, देखो कितने नीट एंड क्लीन है। देख रहे हो? अच्छा, मैं मारूं कान। देखो एक कितने साफ तरीके से बना रखे हैं, आराम से बैठ के क्लास के बनाए हुए नोट्स हैं ये, बहुत पुराने नोट्स हैं ये, आज के नहीं है कोई। कब के हैं? 2015-16 के हैं ये, 15 के। देखो देखो सारी टोपोग्राफीज को कैसे डायग्राम बना बना के दर्शा रखे हैं। मजा ले लोगे तुम तो, है ना, ले लो, साफ तरीके से दिखा हुआ है, बहुत अच्छे है यार। ये तो वैसे नेट के लिए बनाए हुए थे ये, कितना बढ़िया से। तुम और रवि समझदार हो बस केवल, हैं? टीचर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख लिया एबिसल प्लेन, लिख दिया सागरी मैदान। ना ना कुछ नहीं देनी, बकवास कर। हाँ यार, ये जो अंतः सागरी कैनियन लिखा है ना, इसका एग्जाम्पल आगे लिखवाएंगे वैसे अपने ना, चलो कोई बात नहीं है। लिखो महासागरी मैदान में, आप लिखो महासागरीय मैदान, ओशियनिक
एबिसल प्लेन, और इसमें आप लिखो ये तरंगित मैदान होता है। तरंगित मैदान होता है ना। तरंगित मैदान, तरंगित मैदान क्या बोलते, तरंग को क्या बोलते ना, कटाफट। टप्पे मत मारो, नहीं पता है तो मैं रहने दो। वेव लाइक करें क्या? वेवी प्लेन, हाँ, तरंगित मैदान होता है, ठीक है ना, तरंगित मैदान होता है। फिर लिखो महासागरों के कुल क्षेत्रफल के, कुल महासागरीय क्षेत्रफल के कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 75.9% भाग पर विस्तृत होते हैं, या विस्तृत, एक्सटेंडेड इन 75.9% पार्ट ऑफ टोटल एरिया ऑफ ओशियंस। इनकी एवरेज डेप्थ जो होती है ना, ये 3000 से 6000, और इनमें बहुत बारीक अवसादों का जमाव मिलता है। सबसे ज़्यादा प्लेन जो हैं वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। मैक्सिमम फाउंड इन पैसिफिक ओशियन, मैक्सिमम फाउंड इन पैसिफिक ओशियन, मैक्सिमम फाउंड इन पैसिफिक ओशियन, मैक्सिमम फाउंड इन पैसिफिक ओशियन बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री, अच्छा चलो ठीक है, सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फाउंड इन पैसिफिक ओशियन। इनका सर्वाधिक जो विकास हुआ है, मैक्सिमम डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है 20 उत्तर से और 60 दक्षिण। सबसे ज़्यादा ये यहीं पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलते हैं। इनमें बारीक अवसाद मिलते हैं। मोटे अवसाद तो तट पर जमा हो जाएंगे, मगन तट पर। मोटे अवसाद कहाँ पर हो जाएंगे? मगन तट पर। बारीक अवसाद स्लोप पर जाएंगे, स्लोप के बाद में मैदान में। तो इसमें बारीक जो है अवसाद, बारीक अवसादों का जमाव मिलता है। बारीक अवसादों का जमाव मिलता है। फाइन सेडिमेंट्स आर फाउंड।
ये हो गया तुम्हारा मैदान, महासागरीय मैदान। लिख दिया। गहराई इनकी एवरेज डेप्थ नहीं लिखी ना, औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर। तीन 3000 से 6000 मीटर, ठीक है, 3000 से 6000 मीटर। अब लिखो अगला, और लिखो महासागरीय गर्त। ओसेनिक ट्रेंच, जो इनका प्लेटों का अभिसारी सीमांत होता है ना, तो अभिसारी प्लेट सीमांत पर इनका क्या होगा, विकास। तो आप लिखो इसमें अभिसारी प्लेट सीमांत पर विकसित होते हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत पर विकसित होते हैं। डेवलप्ड इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। है ना। विश्व में इनकी कुल, अच्छा, कुल महासागरों की कितनी है, 7% है ना। और एक चीज़ और, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा, कुल महासागरों के 7% भाग पर है, कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 7% भाग पर मिलते हैं। P1 P2 का मतलब प्लेट 1 प्लेट 2, तो ये अभिसारी प्लेट सीमांत है। अभिसारी प्लेट सीमांत है। कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये आपकी प्लेट बाउंड्री। और ये जो है ना, विश्व में 7 की खोज हुई है। विश्व में कुल 57 गर्त खोजे गए हैं। विश्व में कुल 57 गर्त खोजे गए। प्रशांत में 32 हैं। अटलांटिक में शायद 19 हैं। और हिंद में 6 हैं। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपने कल। एक दिन अपने कल ज्योग्राफी और पढ़ा देते हैं बेटा। ये तो 3000 से 5000 के बीच में मिलते हैं ना, कोई बात नहीं, 3000 से 5000 बोल रहा हूँ मैं।
होश आवास में बोल रहा हूँ, है ना। 3000 से 5000 मिलते हैं, इनकी औसत रूप में ऐसा पाया जाता है कि मिलेंगे 3 से 5 के बीच में। लेकिन अब मैक्सिमम तो जैसे जो आपका ये है वो 11,022 है मेरियाना, है ना। बाकी औसत 3000 से 5000 के बीच ही मिलते हैं। समझ में आया? थोड़ा बोरिंग था ना टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि जरूरत का था ना, काम की चीज। क्या? कोई डिग्री नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है।